स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे फिफ्थ पार्ट की, रिप्रोडक्टिव चैप्टर की जो फिफ्थ पार्ट है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये थर्ड पार्ट है। यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम टू अलग जो है वो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि दो पार्ट में हमने इसको कवर की। इसके बाद हमने स्टार्ट की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दो पार्ट हमने ऑलरेडी कवर की है, ये इसका थर्ड पार्ट है। और एज ए होल अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये रिप्रोडक्टिव चैप्टर का फिफ्थ पार्ट है। तो जिस तरह हमने बात की रिप्रोडक्टिव साइकिल के हवाले से, तो देखिए मैंने आप लोगों के साथ जनरल बात की कि रिप्रोडक्टिव साइकिल को हम दो जो है स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक है ओवेरियन साइकिल, यानी फर्स्ट स्टेप को हम कहते हैं ओवेरियन साइकिल और दूसरे स्टेप को हम कहते हैं यूट्राइन या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमने बात की कि ओवेरियन साइकिल को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं या इसके दो फेजेस है। यानी ओवेरियन साइकिल के दो फेजेस है। फर्स्ट इसका फेज है फॉलिकुलर फेज और दूसरा इसका फेज है जिसको हम कहते हैं लुटियल फेज। तो इसके बारे में हमने डिटेल से बात की कि फॉलिकुलर फेज में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, इस तरह लुटियल फेजेस में कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। तो सेकेंड पार्ट इसका है यूट्राइन या इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये दो स्टेप्स है, दो पार्ट है और एज ए होल इन दोनों पार्ट को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। यानी इन दोनों ओवेरियन साइकिल को प्लस यूट्राइन साइकिल को, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। तो ब्रीफली हम बात करेंगे। तो देखिए ओवेरियन साइकिल का मतलब यह है ओवा की प्रोडक्शंस, यानी किस तरह ओवा की प्रोडक्शंस होती है इनसाइड द ओवरी। तो इस साइकिल को जिसमें मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आ जाते हैं इनसाइड द फॉलिकुलर सेल, तो मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आ जाते हैं और एट द एंड ओवा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये ओवेरियन साइकिल इज रिलेटेड विद द ओवरी, ये ओवेरियन साइकिल ओवरी के साथ रिलेटेड है। एंड यूट्राइन साइकिल इज रिलेटेड विद द यूट्रस, ये यूट्रस के साथ रिलेटेड है। ये आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रखें। तो देखिए हमने बात की कि ओवेरियन साइकिल को हम दो स्टेप में डिवाइड कर लेते हैं। इसके दो फेजेस है। फर्स्ट स्टेप को हम या फर्स्ट फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में मुख्तलिफ किस्म के फॉलिकुलर सेल्स है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। इसमें मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आ जाते हैं और एट द एंड इन चेंजेस के रिजल्ट में ओवा की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले प्रेजेंट होती है प्राइमोडियल फॉलिकल्स। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स ये सेल्स होते हैं इनसाइड द ओवरीज। तो इसकी फॉर्मेशंस होती है, इसकी ग्रोथ होती है इनटू द प्राइमरी फॉलिकल्स। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स एज कंपेयर टू प्राइमोडियल फॉलिकल्स, इसकी जो है वो थोड़ी सी कवर बन जाती है, इसके इर्द गिर्द जो है वो लेयर्स बन जाती है। इसके बाद बन जाती है सेकेंडरी फॉलिकल्स बन जाती है। तो देखें इन प्राइमोडियल फॉलिकल्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं FSH। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी इन फॉलिकल्स को मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए, या इस मैच्योर फॉलिकल को हम ग्रेफियन फॉलिकल्स कहते हैं, इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स कन्वर्ट होती है इनटू मैच्योर, या इस मैच्योर को हम कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। और इसके लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, एक हार्मोन इसके लिए है FSH और दूसरा हार्मोन है इसके लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी सेकेंडरी फॉलिकल्स को कन्वर्ट करने के लिए, यानी सेकेंडरी फॉलिकल्स को मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट करने का काम किसका है, वो है FSH का प्लस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स काम करते हैं। इसके बाद मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल्स ये अगेन एक दूसरी स्टेप में इंटर होता है और इस स्टेप को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशंस क्या है? ओव्यूलेशंस मीन द रप्चरिंग ऑफ मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवा इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। यानी ग्रेफियन फॉलिकल से, ये फॉर एग्जांपल ओवा है विच इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्रेफियन फॉलिकल्स। अब जब ग्रेफियन फॉलिकल्स की इसी तरह रप्चरिंग हो जाए तो ये ओवा, ये आप लोगों को नजर आती है, ये बाहर निकल आती है। तो इस स्टेप को हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब देखिए ओव्यूलेशंस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसके बाद देखिए एक तो ओवा की फॉर्मेशन हो गया जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। अब दोबारा दूसरा स्टेप जो है वो आ जाता है जिसको हम कहते हैं लुटियल फेज। तो लुटियल फेज में जो मैच्योर या ग्रेफियन फॉलिकल्स की जो लेयर्स होती है वो कन्वर्ट होती है इनटू कार्पस ल्यूटम। यानी ये लेयर फॉर एग्जांपल इसके दरमियान से ये ओवा जो है निकल गया, अब इसका लेयर रह गया, तो ये लेयर कन्वर्ट होती है इनटू कार्पस ल्यूटम। और ये कार्पस ल्यूटम दो तरह के हार्मोन्स रिलीज करते हैं, एक है प्रोजेस्टेरॉन एंड दूसरा है एस्ट्रोजन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए
यानी कार्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को निकालने के लिए या इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्टिवेट करता है कार्पस ल्यूटम को, और कार्पस ल्यूटम जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट करती है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन को। और इसके साथ साथ ये सेकेंडरी फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स एंड ओव्यूलेशन, इन तीनों के रिजल्ट में जो हार्मोन सिक्रीशंस होती है, जिस हार्मोन्स की फॉर्मेशंस होती है, इस हार्मोन को हम कहते हैं एस्ट्रोजन। तो आप लोगों को एमसीक्यूज में इस तरह आ जाता है कि एस्ट्रोजन फ्रॉम वेयर द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन स्टार्ट। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया जाता है कि सेकेंडरी फॉलिकल्स, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स या ओव्यूलेशन। तो ये 3 स्टेप्स जो है, इन 3 स्टेप्स में जो हार्मोन सिंथेसाइज होता है उसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन इसकी फॉर्मेशन कहाँ पे स्टार्ट होती है? तो इसकी फॉर्मेशन आ जाती है कार्पस ल्यूटम में विद द हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये हमने कंप्लीट कर दी कि किस तरह जो है वो ओवेरियन साइकिल में मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं और किस तरह ओवा की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ तक हमने बात की ओवेरियन साइकिल की। इसके बाद हम बात करेंगे यूट्राइन या मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो आज की हमारी मेन टॉपिक है। तो देखिए, ये आप लोग जो है रिमेंबर करें, अच्छी तरीके से जहन में बैठा दें कि यूट्राइन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए 2 हार्मोन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एक हार्मोन है एस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। यानी एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन, दे आर द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल हार्मोन विच प्ले मेन रोल इन द यूट्राइन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल की कितनी फेजेज है और ये कहाँ पे हो जाती है। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, ये जो एंडोमेट्रियम्स है, इनर लेयर ऑफ द यूट्रस, ये वहाँ पे जो है इसकी जो है वो आकरिंग होती है, वहाँ पे ये फॉर्म्स होती है यूट्राइन साइकिल्स, ये यूट्रस के साथ रिलेटेड है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ओवेरियन साइकिल इज रिलेटेड विद द ओवरी, इसकी जितनी भी स्टेप्स हैं दे आर ऑल जो है आकरिंग इनसाइड द ओवरीज। इस तरह यूट्राइन का जो साइकिल्स है या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, इट्स रिलेटेड विद द यूट्रस। और ये यूट्रस की जो सबसे इनर लेयर है, इस पे जो है इसकी फॉर्मेशन और इसकी डिग्रेडेशन होती है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम फंक्शनलिस या स्ट्रेटम बेसिलिस। ये एंडोमेट्रियम लेयर्स है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके फेजेस, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस कितने हैं। तो देखिए इसके जो है वो 3 या 4 इसके मेन फेजेस है, और इन फेजेस में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले फेज क्या है? तो सबसे पहले फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखिए डे 1 से लेके डे 6 तक या डे 5 तक जो फेज है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, और उसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स होती है या जिसको हम माहवारी कहते हैं, यानी इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स होती है। इसके बाद जो दूसरा फेज है यानी 6 से लेके 10 या 11 डेज तक, उसको हम कहते हैं प्री ओव्यूलेटरी फेज, यानी ये ओव्यूलेशन से पहले वाला स्टेप है। यानी इस स्टेप में ओवा की फॉर्मेशन होती है, कहाँ पे? इनसाइड द ओवरीज। दूसरा फेज है जिसको हम 14 या 15 इसको कंसीडर करते हैं, 13-14 मेनली जो एवरेज है वो इसका 14 डेज है। उस 14 डेज पे होती है ओव्यूलेशंस। जिस तरह स्टेप्स हमने बात की ओवेरियन साइकिल में, तो ओव्यूलेशन की जो स्टेप्स है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 डेज पे आ जाती है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट हो जाए तो 14 डेज पे ओवा की फॉर्मेशन आ जाती है। नीचे जो है वो ओवरीज यूट्रस की जो है वो स्पंज जितने भी टिश्यूज है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, और ऊपर जो है ओवरीज में ओवा की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ओव्यूलेशन अगर एमसीक्यूज में आ गया कि ओव्यूलेशन अकर एट विच डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल या यूट्राइन साइकिल, तो यूट्राइन साइकिल के 14 डेज पे ओवा की फॉर्मेशन होती है। इसलिए अगर एक इसी तरह बंदा है जिसके बच्चे पैदा नहीं होते, तो आप लोग उसको इस तरह जो है वो गाइड कर सकते हैं कि देखिए जब आप अपनी फीमेल से पूछेंगे कि जब उसकी मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टॉप हो जाए, इसके बाद यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद 7 या 8 डेज के बाद आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरकोर्स करें, सेक्सुअल कंटेक्ट करें। क्योंकि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि 14 डेज पे बहुत ज़्यादा चांसेस होती है फर्टिलाइजेशन की, क्योंकि इन 14 डेज पे ओवा की फॉर्मेशन होती है। तो मतलब यह है कि 14 डेज इज़ अ मोस्ट फर्टाइल डेज फॉर रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फर्टाइल डेज है, क्योंकि इस डेज पे जो है वो ओवा की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज का मतलब ये कि जब ओवा की फॉर्मेशन हो जाए तो अगेन इसके बाद जितने भी स्टेप्स हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। इसको हम डिफरेंट डिटेल से पढ़ेंगे कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में किस तरह होता है। तो देखिए आप लोग ये याद रखें कि एस्ट्रोजन
जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मेंस्ट्रुअल फेज प्लस प्री ओव्यूलेटरी फेज के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है एस्ट्रोजन, और ओव्यूलेशन एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज के लिए जो हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन। मेंस्ट्रुअल साइकिल और यूट्राइन साइकिल, तो देखिए डायग्राम में मैंने आप लोगों के सामने कंप्लीट डिटेल से एक्सप्लेनेशन के साथ बात की कि किस तरह ओवेरियन साइकिल होती है और किस तरह ओवेरियन साइकिल इंटर रिलेटेड है विद मेंस्ट्रुअल या यूट्राइन साइकिल। अब हम बात करेंगे यूट्राइन साइकिल की और यूट्राइन साइकिल के डिफरेंट फेजेस के बारे में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल या यूट्राइन साइकिल्स क्या है, तो देखिए बेसिकली अगर मैं आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो यूट्राइन साइकिल का मतलब यह है कि देखिए फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो काम करते हैं, जिस तरह मैंने इनिशियल डेज में आप लोगों को बताया था कि सबसे फर्स्ट फंक्शन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है वो है ओवा की फॉर्मेशन। दूसरी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है, वो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, यानी ये एम्ब्रियो की डेवलपमेंट ये एक्स्ट्रा फंक्शंस है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की। अगर हम मेल की बात करें तो मेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दो फंक्शंस है, एक है स्पर्म की प्रोडक्शन, दूसरा है हार्मोन्स की रिप्रोडक्शन, हार्मोन्स की प्रोडक्शन। लेकिन फीमेल का एक फंक्शन जो है वो एक्स्ट्रा है विच इज एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी हार्मोन्स भी क्रिएट करते हैं, ओवा भी क्रिएट करते हैं, और थर्ड इसका जो फंक्शन है विच इज आयोनिक फंक्शन वो है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, यानी बच्चे की पैदाइश इनसाइड द यूट्रस। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब यह है कि एवरी 28 डेज के बाद जो है यूट्रस की शेडिंग्स होती है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर्स है वो इम्प्लांटेशंस के लिए रेडी होती है। वो उसकी ये जो है एक नेचुरल फिजियोलॉजी है कि यहाँ पे ओवा आ जाएगी, फर्टिलाइज एम्ब्रियो आ जाएगी और ये इसके वाल्स के साथ इम्प्लांट होगी और फिर इन एंडोमेट्रियम से उसको जो है मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल जाती है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। तो मतलब ये कि एवरी 28 डेज के बाद जो है इसकी एक साइकिल होती है। तो देखिए अगर ये साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल द फीमेल इज नॉट मैरिड, फीमेल मैरिड नहीं है, तो इस कंडीशन में शेडिंग्स होती है, यानी जो लेयर्स की कंस्ट्रक्शन होती है, जो लेयर्स बन जाती है, इसकी शेडिंग्स होती है। तो इस शेडिंग के ज़रिए ये जितनी भी वहाँ पे स्पॉन्जी टिश्यूज बन जाते हैं, उसके लेयर के साथ जितने भी स्पॉन्जी टाइप्स के टिश्यूज बन जाते हैं, किस चीज़ के लिए, इम्प्लांटेशंस के लिए, तो उसकी शेडिंग्स होती है, उसकी डीजनरेशंस होती है, उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है। और ये डिग्रेडेशंस मुख्तलिफ किस्म के इसमें टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, स्पॉन्जी टाइप के टिश्यूज, ब्लड सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, और ये वेजाइना के ज़रिए विद द हेल्प ऑफ या इन द फॉर्म्स ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग जो है ये स्टार्ट होती है। और इस सारे साइकिल को, यानी ये 28 डेज की जो साइकिल्स है कि किस तरह यूट्रस की जो है वो रीजनरेशन हो गई, किस तरह वो रेडी हो गई फॉर इम्प्लांटेशंस के लिए, एम्ब्रियो की सपोर्ट्स के लिए। इसके बाद अगर एम्ब्रियो नहीं है, फीमेल मैरिड नहीं है, तो वो अगेन वो लेयर जो है वो डिग्रेड होती है, इसकी रीजनरेशन होती है, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर फीमेल मैरिड है, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये यूट्राइन साइकिल इसी टाइम पे जो है वो स्टॉप होती है और यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि यूट्रस जो है, यूट्रस के साथ इम्प्लांटेशन हो जाती है किस चीज़ की, एम्ब्रियो की। तो अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? आफ्टर ओव्यूलेशन इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर द थिकन्ड एंडोमेट्रियम इज श्रेड और डिस्क्वामेटेड। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन हो गया, अब ओव्यूलेशन हो गया, ओवरी के अंदर जो है वो ओवा की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन फीमेल मैरिड नहीं है, मतलब ये कि प्रेगनेंसी नहीं है, स्पर्म नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म ज़रूरी है। तो अगर फीमेल मैरिड नहीं है तो स्पर्म नहीं है, ज़ाहिरी बात है। तो मतलब ये है कि अगर फीमेल अनमैरिड है तो एवरी 28 डेज के बाद उसकी जो एंडोमेट्रियम्स है, जो कि रेडी होता है एम्ब्रियोस की सपोर्ट के लिए, उसकी शेडिंग्स होती है, क्योंकि फर्टिलाइज ओवम नहीं आता, जो है वो एम्ब्रियोज नहीं आता। तो मतलब ये है कि उसकी शेडिंग्स होती है, उसकी जो है डिग्रेडेशन होती है, उसकी जितनी भी लेयर्स होती है वो जो है डिजनरेट होती है और अगेंस्ट नेक्स्ट साइकिल्स के लिए जो है वो रेडी बन जाती है। This disquamated endometrium is expelled out through vagina along with blood and tissues। तो अब ये फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, लेट सपोज। अब देखिए अगर फीमेल जो है वो मैरिड है तो लेट सपोज यहाँ से ओवा आ गया, जो ओवरी से नीचे वेजाइना के थ्रू स्पर्म्स आ गया, तो देखिए फॉर एग्जांपल 1/3 ऑफ द पार्ट ऑफ द यूट्राइन ट्यूब यहाँ पे लेट सपोज फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये फर्टिलाइज एग आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे इम्प्लांट होगा। तो अगेन अगर इसी तरह इम्प्लांटेशन हो गए तो इसके नतीजे में जो है वो यूट्राइन ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल की जो साइकिल है वो स्टॉप होगी, क्योंकि उसका जो टारगेट था वो टारगेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए अगर ये फीमेल जो है वो अनमैरिड है
तो फॉर एग्जांपल ओवा तो बन जाती है। ओवेरियन का जो साइकिल है 28 डेज के बाद एक ओवा की फॉर्मेशन तो होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। तो फॉर एग्जांपल अगर एक फीमेल जो है वो मैरिड नहीं है तो जाहिर बात है स्पर्म्स नहीं आता, जब स्पर्म्स नहीं आता तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इसी तरह ये जो लेयर्स बन जाती है यानी इसकी जितनी भी चेंजेस जिसमें आ जाती है उसकी ये जो है फिजियोलॉजी है कि ओवा आ जाएगा, ओवा यहाँ पे अटैच हो गया, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स वगैरह अवेलेबल होंगे। तो अगर ओवा नहीं है तो इसकी जो है डिस्कोमेटेड हो गया। डिस्कोमेटेड का मतलब ये कि इसकी रप्चरिंग होगी और ये जो सेल्स है ये वेजाइना के थ्रू इन द फॉर्म्स ऑफ ब्लीडिंग जो है इसकी एक्सक्रीशन होगी और इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जनरेशन से लेके रीजनरेशन तक जो प्रोसेस है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉर्मेशन हो गए स्पॉन्जी टिश्यूज की, ये रेडी हो गया, ये वाल्स एंडोमेट्रियम ये रेडी हो गया और इसकी ये सोचिए जिस तरह हम फॉर एग्जांपल कोई फैमिलीज है वहाँ पे कोई फंक्शंस है वो अपने घर वगैरह को अच्छी तरीके से सजा लेता है कि मेहमान आ जाएगा, कोई इस तरह प्रोग्राम होगा। लेट सपोज दरमियान में कोई इंटरप्शंस आ गया, कोई जो है अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, तो ये सारा जितने भी निज़ाम होगा वो बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म होगा। लेकिन अगर ये कोई इस तरह इंटरप्शंस नहीं है, मेहमान आ जाए, फंक्शन हो जाए, तो इसके बाद अगेन जो है वो किसी तरह की भी वो दोबारा सजावट वगैरह नहीं होती क्योंकि जो फंक्शंस था वो फंक्शंस ख़त्म हो गया। लेकिन अगर दरमियान में कोई इंटरप्शंस आ जाए तो दोबारा जो है दूसरी मंथ में हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम को अरेंज करें। इस तरह अगर दूसरी मंथ में इंटरप्शन आ जाए तो थर्ड मंथ में जस्ट लाइक द सेम यूट्रस की जो वाल्स है उसकी रीजनरेशन उसकी अच्छी तरीके से वहाँ पे स्पंजी टिश्यूज मुख्तलिफ किस्म के जो है वो फंक्शंस टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। तो जब ओवा नहीं आता तो उसकी जो दोबारा जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी जो जितनी भी डेड टिश्यूज है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग जो है वो एक्सपेल होती है वेजाइना के थ्रू और उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। और ये जितने भी साइकिल है यानी शेडिंग और रीशेडिंग इसको हम कहते हैं या जनरेशन इन रीजनरेशन इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या यूट्राइन साइकिल। The process of shedding and exit of uterine lining along with blood and fluid is called menstruation or menstrual bleeding। यानी जो ब्लीडिंग्स आती है, अब देखिए इस ब्लीडिंग्स में ब्लड्स भी होती है और इसमें मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं, सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए इस फ्लो को जो वेजाइना के जरिए एक्सक्रीट होती है फ्रॉम डे 1 से लेकर डे 5 तक या डे 6 तक, मेंस्ट्रुअल साइकिल की 1 डे से लेके 6 या 7 डेज तक जो ब्लीडिंग्स होती है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। इस ब्लीडिंग को, ये जो ब्लीडिंग आती है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। It lasts for about 4 to 5 days. This period is called menstrual phase or menstrual period. देखिए ये ब्लीडिंग तकरीबन 1 डे से लेके यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से लेके 4 डे तक या 5 डे तक ये ब्लीडिंग जो है जारी रहता है। मतलब ये है कि ये ब्लीडिंग या 4 दिन तक या 5 दिन तक ये जारी रहता है और इस ड्यूरेशन के दौरान वेजाइना के थ्रू जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो इस पीरियड को हम क्या कहते हैं? इस पीरियड को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो देखिए एमसीक्यूज में आ जाता है कि द फर्स्ट पीरियड इन विच मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट इज कॉल्ड। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया जा सकता है मेंस्ट्रुअल फेज या इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड। और आप लोगों को इस तरह भी दिया जा सकता है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्टेड टिल 4 डेज या 5 डेज। तो आप लोगों के साथ 2 ऑप्शन है, कुछ फीमेल्स में ये 4 डेज तक कंटिन्यूस रहती है और कुछ फीमेल में ये 5 डेज तक जो है वो कंटिन्यूस रहती है। और इन 5 या 4 डेज में जो है वो वेजाइना के थ्रू ब्लीडिंग्स आ जाती है और इन ब्लीडिंग्स को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। The day when bleeding start is considered as the first day of the menstrual cycle। ये भी आप लोग जो है रिमेंबर करें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 से लेके वो 28 डेज तक जो है ये इसकी ड्यूरेशन है, यानी मेंस्ट्रुअल की जो साइकिल है इसके 4 फेजेज है, ये 4 फेजेज 28 डेज में कंप्लीट हो जाती है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें किस तरह पता चल जाएगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये फर्स्ट डे है और किस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की लास्ट डे है। तो देखिए जिस दिन पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए इस स्टार्ट डे को हम कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट हो जाए, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो उस डे को हम कहते हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 2 days before the onset of bleeding date is on 26 or 27 day of the previous cycle there is a sudden reduction in the release of estrogen and progesterone from ovary as a result of degradation of corpus luteum। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के तकरीबन 26 या 27 डेज पे
रिडक्शंस होती है किस चीज़ की, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन की, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की रिडक्शंस होती है कौन से डेज पे, 26 या 27 डेज पे। और इसी तरह जब उसकी रिडक्शंस हो जाए तो फॉर एग्जांपल हमारे पास नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो है 28 डेज पे। तो मतलब ये है कि 27 या 26 डेज पे जो है वो रिडक्शंस होती है किस चीज़ की, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है, इसका काम यह है कि ये ओवरी की जो है वो इसकी शेडिंग करता है, इसकी जितनी भी लेयर्स है इसकी फॉर्मेशंस करती है, मुख्तलिफ किस्म के स्पंजी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन करती है, ओवरी के एंडोमेट्रियम्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो जब उसकी रिडक्शन हो जाए मतलब ये कि एस्ट्रोजन और इस तरह उसकी, तो मेन इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल फीमेल मैरिड नहीं है, अगर फीमेल मैरिड नहीं है तो 27 डेज पे या 26 डेज पे इन दो हार्मोन्स की जो लेवल है वो कम होती है और अगेन जो है वो फर्स्ट डे पे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। मतलब ये कि जब इसकी लेवल कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि फीमेल इज़ अनमैरिड, देयर इज़ नो ओव्यूलेशन, देयर इज़ नो इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो मतलब ये है कि जब उसकी लेवल की रिडक्शन हो जाए, उसकी कंसनट्रेशन कम हो जाए तो इसके रिजल्ट में जो है वो बन जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो। डिक्रीज लेवल ऑफ दिस टू हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब इन दो हार्मोन्स की लेवल कम हो जाए तो अगेन फॉर एग्जांपल 27 डेज पे इन दो हार्मोन्स की लेवल कम हो गया, तो जब इसकी दो हार्मोन्स की लेवल कम हो गया तो सेकेंड डे क्या है, सेकेंड डे 28 डेज है, तो 28 डेज पे लेट सपोज उसकी कंसंट्रेशंस कम हो गया, उसकी जो है लेवल कम हो गया, तो अगेन फर्स्ट डे पे स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम हो गया जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फंक्शंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। यूट्राइन चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखिए वो कौन से चेंजेस है जो कि आ जाती है ड्यूरिंग द साइकिल ऑफ यूट्राइन। ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल अलॉन्ग विद ओवेरियन चेंजेस यूट्राइन चेंज आल्सो अकर साइमल्टेनियसली। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि रिप्रोडक्टिव साइकिल्स के दो फेजेस है, फर्स्ट फेज इसका क्या है वो है ओवेरियन साइकिल, सेकंड स्टेज है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मतलब ये है कि इन दोनों में जो है जो चेंजेस है वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। इसके साथ साथ कुछ चेंजेस है जो आ जाती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो कौन से है। फर्स्ट क्या है मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा है प्रोलिफरेटिव फेज, थर्ड क्या है वो है सिक्रीटरी फेज। अब ये थ्री फेजेस क्या है वी विल टॉक अबाउट। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको इनिशियल स्लाइड में बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज वो फेज है जिसमें स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, और ये तकरीबन 1 से लेके 4 तक या 5 डेज तक ये इस फेज की ड्यूरेशन है। इट फॉलोज द सिक्रीटरी फेज ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब यह है कि लास्ट जो सिक्रीटरी फेज है, सिक्रीटरी फेज के बाद डायरेक्टली स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज, और मेंस्ट्रुअल फेज में वेजाइनल ब्लीडिंग या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन यूजुअली स्टार्ट ऑन 29 डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 1 से लेके 28 डेज तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉर्मल ड्यूरेशन है। तो मतलब यह है कि 29 डेज या फर्स्ट डे ऑफ द इनिशियल मेंस्ट्रुअल साइकिल इस पे स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज, यानी डायरेक्टली सिक्रीटरी फेज के बाद जो फर्स्ट स्टेज है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो फर्स्ट फेज है उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, या इसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फेज। इट लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डेज। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसकी ड्यूरेशन या 3, 4 या 5 डेज इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन है, यानी अगर ये 29 से स्टार्ट हो गया, ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो तकरीबन ये 3 पर कंप्लीट हो गया, जिसमें आ जाते फॉर एग्जांपल 4 डेज। इसी तरह अगर ये 1 डेज पे जो है स्टार्ट हुआ तो ये तकरीबन 4 या 5 डेज तक, अगेन 5 या 4 डेज इसकी ड्यूरेशन है। It is characterized by the shedding of the stratum compactum and spongiosum along with about 60 ml of blood during menstruation। तो मतलब ये है कि इसमें शेडिंग्स होती है, जो दो फंक्शंस लेयर्स है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटम कम्पैक्टम एंड स्पंजियोजम। ये दो लेयर्स है, फंक्शंस लेयर है किस चीज़ के, एंडोमेट्रियम्स की, और ये सपोर्टिव लेयर्स है, ये एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब ये है कि मेंस्ट्रुअल फेज में जो फर्स्ट स्टेज है इसमें 60 ml जो है वो ब्लीडिंग होती है, यानी 60 ml जो है वो ब्लड लॉस होती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अगर इस एक फीमेल की
ये ड्यूरेशन है मेंस्ट्रुअल फेज है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि वो अच्छी जो है वो हेल्थी फूड ले ले, इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के आयरन सप्लीमेंट ले ले, फॉलिक एसिड ले ले, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और इसी तरह जो है वो ह्यूमन बॉडी में एनीमिया और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ब्लड डिफिशियंसी आ जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट में फील फैटिग। The onset of menstruation occur as a result of decreased level of estrogen and progesterone due to the degradation of corpus luteum। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज को अकर करने के लिए, मेंस्ट्रुअल फेज को स्टार्ट करने के लिए दो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है कि इन दो हार्मोन्स की लेवल में कमी आ जाए। अगर इसकी लेवल में कमी ना हो तो मतलब यह है कि जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट नहीं होती, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट नहीं होती, ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती। तो ब्लीडिंग को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल में कमी आ जाए। Lacking of estrogen and progesterone cause sudden ovulation of endometrium। तो देखिए इन्वोल्यूशंस का मतलब यह है कि जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल में कमी आ जाए तो एंडोमेट्रियम्स की जो वहाँ पे जितने भी फंक्शंस टिश्यूज है कॉम्पैक्टम एंड स्पंजियोजम, उसकी शेडिंग स्टार्ट होती है, उसकी डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है, इसकी जितनी भी टिश्यूज है वो ब्लड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होती है। यूट्राइन कंट्रैक्शन एक्सपेल द ब्लड अलॉन्ग विद डिस्क्वामेटेड यूट्राइन टिश्यूज टू एक्सटीरियर थ्रू वेजाइना। और ये जितने भी डिस्क्वामेटेड टिश्यू है, डिस्क्वामेटेड का मतलब ये है डेड टिश्यूज, ये यूट्राइन के जितने भी लेयर्स के डेड टिश्यूज है वो एक्सटीरियर में यानी वो आउटर साइड ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वो आ जाती है विद द हेल्प ऑफ वेजाइना। It lead to reduction in the thickness of the endometrium up to 65% and reduce to its original size of about 1 mm। तो मतलब यह है कि जब यूट्राइन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो यूट्राइन ब्लीडिंग की वजह से एंडोमेट्रियम्स की जो थिकनेस है वो तकरीबन 65 ईयर तक कम होती है। मतलब यह है कि ये जितनी भी टिश्यूज है जो इसके लेयर्स के साथ अटैच होती है किस चीज़ के लिए, इम्प्लांटेशंस के लिए, उसकी रिडक्शन होती है। और जाहिर बात है जब उसकी रिडक्शन हो जाए उसकी जितनी भी टिश्यूज है वो वेजाइना के थ्रू विद द हेल्प ऑफ यूट्राइन ब्लीडिंग उसकी एक्सपेल्शन हो जाए तो इसकी वजह से यूट्राइन की जो एंडोमेट्रियम्स है उसकी साइज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आ जाती है। दूसरा फेज क्या है? दूसरा फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। अब प्रोलिफरेटिव फेज क्या है? दिस इज आल्सो नोन एज फॉलिकुलर फेज। द फेज फॉलो द मेंस्ट्रुअल फेज। तो देखिए मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो दूसरा फेज है यानी वो फेज जो 5 डेज के बाद स्टार्ट होती है उसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, और इस फेज को हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज भी हम इसको कहते हैं। अब ये कौन सा फेज है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्टिव प्रोलिफरेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम व्हिच ग्रोज 3 to 4 mm इन थिकनेस। तो देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया ये वो फेज है, फॉर एग्जांपल डे 1 से लेके डे 5 तक जो है वो शेडिंग्स हो गए। शेडिंग्स का मतलब ये है कि एंडोमेट्रियम्स की जो स्पंजी लेयर्स थी वो खत्म हो गई और ये जो है वो ब्लीडिंग्स में कन्वर्ट हो जाए और वेजाइना के थ्रू इसकी एक्सक्रीशन हो गई ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो फॉर एग्जाम्पल 5 डेज के बाद दोबारा इसकी रीजनरेशन स्टार्ट होती है, दोबारा यहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्ट टिश्यूज स्पंजियोजम और कंपेक्टम की जो है वो जनरेशन स्टार्ट होती है, इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो इस फॉर्मेशन की स्टार्ट की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और इस फेज में तकरीबन 3 to 4 mm जो है इस एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है इसमें दोबारा इजाफा आ जाती है और ये वो लास्ट जो कि फर्स्ट फेज में या मेंस्ट्रुअल फेज में इसकी थिकनेस में जो कमी आ जाती है वो दोबारा रीगेन की जाती है। Proliferative occur under the influence of estrogen secreted by maturing ovarian follicle in the ovary। और देखिए जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रोलिफरेटिव फेज के लिए या इस एंडोमेट्रियम्स को फंक्शनलाइज रखने के लिए स्पंजियोजम और कंपेक्टम्स को फॉर्मेशंस करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वो है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। द फेज जनरली लास्ट फ्रॉम 5 to 14 डेज। और ये फेज जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको एमसीक्यूज के लिए याद रखें। ये 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि डे 1 से लेकर डे 5 तक इसमें तो ब्लीडिंग्स होती है, शेडिंग्स होती है, जितने भी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन होती है उसकी दोबारा जो है वो डिग्रेडेशन होती है, उसकी दोबारा जो है वो ब्रेकिंग आ जाती है। तो देखिए 5 डेज के बाद दोबारा एंडोमेट्रियम्स की जो है वो रीजनरेशन स्टार्ट होती है, स्पंजियोजम और कंपेक्टम की दोबारा फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और ये फॉर्मेशन तकरीबन 5 डेज से स्टार्ट होती है और 14 डेज तक ये जारी रहती है। On 14 days ovulation occur under the influence of LH hormone, luteinizing hormone. This is followed by secretory phase। तो देखिए 14 days is the most fertile days in the menstrual cycle या menstrual या uterine cycle।
क्योंकि इस डेज पे यानी 14 डेज पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ की, ओव्यूलेशंस के लिए। तो मतलब ये है कि अगर 14 डेज पे एक बंदा इंटरकोर्स करे, अगर फिर 14 डेज पे एक बंदा जो है वो सेक्सुअल कंटेक्ट करे, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके बच्चे जो है वो पैदा हो जाए, क्योंकि इस डेज पे बहुत ज़्यादा चांसेस होती है ओवा फॉर्मेशंस की। थर्ड जो फेज है उसको हम कहते हैं सिक्रेटरी फेज, और ये सिक्रेटरी फेज ये स्टार्ट होती है कहाँ से, ये तकरीबन स्टार्ट होती है 14 डेज से लेके ये 28 डेज तक ये सिक्रेटरी फेज है, ये जारी रहता है। दिस इज ऑल्सो नाउन एज प्रोजेस्टेशनल फेज, इसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेशनल फेज। एंडोमेट्रियम फर्दर ग्रो अप टू 5 to 7 mm। इस फेज में भी जो है दोबारा स्टार्ट होती है फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पंजियोजम एंड कॉम्पैक्टम सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम, यानी इस फेज में भी मुख्तलिफ किस्म के जो है वो टिश्यूज की फॉर्मेशन होती है एंडोमेट्रियम पे। इंक्रीज इन साइज इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपिड इन स्ट्रोमल सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड इन द स्ट्रोमा। तो देखिए मुख्तलिफ किस्म के ग्लाइकोजन्स की फॉर्मेशन होती है, लिपिड की फॉर्मेशन होती है इन एंडोमेट्रियम्स की लेयर के साथ, और इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि अगर इम्प्लांटेशन हो गया, एम्ब्रियो यहाँ के साथ अटैच हो गया, तो इस एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे अवेलेबल होगी। मेनी न्यू ब्लड वेसल्स अपीयर विद एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा, एंडोमेट्रियल की जो स्ट्रोमा सेल्स है, जो स्ट्रोमा पार्ट्स है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल जो भी ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन भी स्टार्ट होती है, और ये ब्लड वेसल रिस्पॉन्सिबल है जो है वो किस चीज़ के लिए, सर्कुलेट, टू मेंटेन सर्कुलेशन टू द फीटस। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बिकम डायलेटेड एंड टॉर्शियस, और जितने भी एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है जो कि मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स वगैरह रिलीज कर सकते हैं, वो भी मैच्योर बनते जा रहे हैं। दिस फेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोजेस्टेरॉन, इस फेज के एक्टिवेशंस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोजेस्टेरॉन। सिक्रेटरी फेज एक्सटेंड बिटवीन 14 एंड 28 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जिस तरह मैंने आपको बताया ये 14 डेज पे या 15 डेज पे स्टार्ट होती है और 28 डेज तक ये जारी रहता है। Between the day of ovulation and the day when menstruation of next cycle commence। तो मतलब यह है कि ये फेज आप लोगों को एमसीक्यू में इस तरह आ जाता है कि सिक्रेटरी फेज स्टार्ट फ्रॉम ओव्यूलेशन या सिक्रेटरी फेज स्टार्ट फ्रॉम 14 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो दोनों ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट है। मतलब यह है कि ओव्यूलेशन भी 14 डेज पे आ जाती है और 14 डेज पे जो है स्टार्ट होती है सिक्रेटरी फेज भी। तो ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए ये भी आ जाता है कि द मोस्ट लेंथी फेज आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल इज, तो वो आप लोगों से पूछा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, सिक्रेटरी फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। तो सिक्रेटरी फेज जो है वो सबसे लेंथी फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। दिस फेज लास्ट फॉर 14 डेज इन अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये 14 डेज पे यानी 14 से 28 डेज तक तकरीबन ये आ जाती है अप्रोक्सीमेटली 14 या 13 डेज। तो आप लोगों को इस तरह भी आ जा एमसीक्यूज में आ जा सकते हैं कि सिक्रेटरी फेज कंसिस्ट ऑफ ऑन हाउ मेनी डेज, 14 डेज या 15 डेज या 13 डेज। तो आप लोग एमसीक्यूज के लिए भी याद रखें कि सिक्रेटरी फेज जो है ये 14 डेज के लिए ये कंटिन्यू रहती है। क्लिनिकल कोरिलेशन, देखिए कुछ क्लिनिकल कंडीशंस है, कुछ क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज़ है, कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस है जिसको हम जज करते हैं एक हेल्थी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। एन ओव्यूलेटरी साइकिल, sometime ovulation does not occur and the corpus luteum is not forms। तो देखिए कुछ फेजेस में ओव्यूलेशंस नहीं होती। ओव्यूलेशंस क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ ओवा। तो जब ओवा की फॉर्मेशन नहीं होती तो जाहिर बात है कि कार्पस ल्यूटम भी नहीं बन जाती, क्योंकि कार्पस ल्यूटम ग्राफियन फॉलिकल्स के आउटर लेयर्स को हम कार्पस ल्यूटम कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन के लिए। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ऑन द एंडोमेट्रियम। तो देखिए मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल ओव्यूलेशन नहीं हुआ, ओव्यूलेशन के जब ओव्यूलेशन नहीं हुआ तो जाहिर बात है कार्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब कार्पस ल्यूटम की फॉर्मेशन नहीं होगी तो जाहिर बात है प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन नहीं होती, और प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? वो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स या इसकी जो लास्ट फेज है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। However, under the influence of estrogen, the endometrium proliferate enough to break and slug during menstruation। तो फिर भी अगर इसी तरह ओव्यूलेशंस नहीं हो गया, फिर भी कोशिश की जाती है कि जितना भी प्रोजेस्टेरॉन के लेवल है, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन की फॉर्मेशंस नहीं हुई तो प्रोजेस्टेरॉन फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्मेशन नहीं होगी जो कि आ जाती है कहाँ से? कार्पस ल्यूटम से। तो इस कंडीशंस में कोशिश की जाती है कि एस्ट्रोजन जो कि बन जाती है सेकेंडरी और मैच्योर फॉलिकल से,
फॉर्मेशन होती है किस चीज़ की, एस्ट्रोजन की। तो एस्ट्रोजन की वजह से जो है दोबारा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट आ जाती है। मतलब ये कि अगर ओव्यूलेशन नहीं हुई तब भी फॉर्मेशंस की जाती है, तब भी मुख्तलिफ किस्म की टिश्यूज़ की फॉर्मेशंस आ जाती है इनसाइड द यूट्राइन्स एंडोमेट्रियम। ये दो फेजेज़ है जिसके बारे में हमने बात की, फॉलिकुलर फेज़ है, दूसरा है लूटियल फेज़। ये दो फेजेज़ है किस चीज़ की, ओवेरियन साइकिल के। ओवेरियन साइकिल के दो फेज़ है, फॉलिकुलर फेज़ है, दूसरा है लूटियल फेजेज़। इसी तरह हार्मोनल मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स है कि इन हार्मोन्स की फॉर एग्जांपल FSH है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। तो देखिए FSH जो है ये फॉलिकुलर स्टेप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये ओव्यूलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कंसंट्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये 14 डेज पे। आप लोगों के MCQs में इस तरह भी आ जा सकता है कि एट द डे ऑफ 14 विच हार्मोन लेवल इंक्रीज टू द हाईएस्ट, FSH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आप लोग इसके लिए MCQs याद रखें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की लेवल एट 14 डेज इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये रिस्पॉन्सिबल है ओव्यूलेशंस के लिए। इसी तरह अगर हम ये ओवेरियन स्टेप्स है, इसी तरह अगर हम यूट्राइन साइकिल की बात करें तो सबसे पहले जो स्टेप्स है जिसको हम कहते हैं मेंसेस या इसको हम कहते हैं यूट्राइन ब्लीडिंग, ये होती है फ्रॉम द डे 1 से लेके डे 5 तक। इसके बाद दूसरा फेज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। ये प्रोलिफरेटिव स्टेज तकरीबन 5 से लेके ये 14 डेज तक जो है ये कंटिन्यू रहती है और इसके बाद सिक्रेटरी फेज़ है जो कि 14 से लेके 28 डेज तक कंटिन्यू रहती है। तो देखिए फर्स्ट फेज़ में मेंसेस आती है। मेंसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे यूट्राइन ब्लीडिंग आती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आती है, मेंस्ट्रुएशन आती है। सेकेंड डेज पे दोबारा यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें ये ब्लीडिंग को शो करती है। जितने भी यहाँ पे लेयर्स होती है इस लेयर्स की शेडिंग आ जाती है, इसकी डिग्रेडेशन आती है और इसकी जितनी भी टिश्यूज़ है ये मेंसेस के थ्रू वेजाइना के जरिए जो है इसकी सिक्रीशंस होती है। इसके बाद ये दूसरा फेज़ है जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज़। इसमें दोबारा ये एंडोमेट्रियम्स कोशिश करती है कि ये अपनी ओरिजिनल शेप जो है वो दोबारा रिगेन करे। ये आप देखते हैं कि इसके वाल के साथ दोबारा जो है वो स्पॉन्जी टिश्यूज़ की फॉर्मेशन आ जाती है और इसी तरह सिक्रेटरी फेज़ में मज़ीद जो है इसकी फॉर्मेशन आ जाती है, इसकी थिकनेस में मज़ीद इजाफा हो जाता है और इसी तरह ये कोशिश की जाती है कि यहाँ पे इम्प्लांटेशंस आ जाए और अगर फीमेल मैरिड नहीं है तो दोबारा जो है ये साइकिल जो है वो रिवर्स पे आ जाता है और ये जितनी भी यहाँ पे रीजनरेशन आ जाती है इसकी दोबारा डिग्रेडेशन होती है और ये मेंसेस की सूरत में दोबारा जो है इसकी एक्सक्रीशन होती है और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है आफ्टर ईच 28 डे। हार्मोन्स ऑफ प्रेगनेंसी, वो कौन से हार्मोन्स है जो प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जाहिर बात है इसके बारे में हमने बात की कि इसके लिए दो हार्मोन्स हैं। एक है इसके लिए इसके कंट्रोल्स के लिए जो दो हार्मोन्स है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा है इसके लिए फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन या FSH। इसके बाद कुछ अदर हार्मोन्स भी है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जिसको हम कहते हैं HCG, ये क्या है? 8 to 9 डे आफ्टर कंसेप्शन टू टेस्ट प्रेगनेंसी। देखिए जब कंसेप्शन आ जाए, कंसेप्शन का मतलब ये मेल और फीमेल की मिलाप आ जाए, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन आ जाए, जो है फर्टिलाइजेशन आ जाए, तो फर्टिलाइजेशन को चेक करने के लिए कि फीमेल जो है प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं, कंसेप्शन आ गया है कि नहीं, स्पर्म और एग ने एक दूसरे के साथ मिलाप की है कि नहीं, तो इसको चेक करने के लिए जो टेस्ट हम करते हैं उसको हम कहते हैं HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। और ये हम करते हैं फॉर एग्जांपल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, मेल और फीमेल की मिलाप हो गया, तो इसके बाद 8 से लेकर 9 डेज के बाद अगर हम ये टेस्ट करें तो इसकी वजह से हमें ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, कंसेप्शन यानी मेल और फीमेल की मिलाप या स्पर्म्स और एग की मिलाप हो गई कि नहीं। पीक अराउंड 10 to 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, और जो गेस्टेशन पीरियड है, जो गेस्टेशन पीरियड है प्रेगनेंसी की जो पीरियड है उसको हम कहते हैं गेस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग विच द एम्ब्रियो इज इनसाइड द यूट्रस। तो तकरीबन 10 या 12 वीक्स पे इसकी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब ये है कि अगर 10 या 12 वीक्स पे आप लोगों ने HCG टेस्ट की तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ये कंफर्म होगी कि देयर इज प्रेगनेंसी और नॉट। Like LH, luteinizing hormone, it stimulates the growth of corpus luteum to increase the amount of estrogen and progesterone। और इसी तरह HCG हार्मोन या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का काम भी ये है कि ये corpus luteum की ग्रोथ को जो है इसको डिवेलप करता है और इस तरह जब इसकी ग्रोथ डिवेलप हो जाए तो चूंकि corpus luteum का काम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को फॉर्मेशन करना, तो इसी तरह ये एक अल्टरनेटिव तरीके के जरिए HCG जो है ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल को इंक्रीज कर सकता है। विदाउट HCG द corpus luteum विल एट्रोपी, और इसी तरह अगर HCG नहीं है तो corpus luteum की जो लेयर्स है उसकी एट्रोपी आ जाती है, उसकी ग्रोथ नहीं होती और इस तरह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की लेवल में कमी आ जाती है।
एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, देखिए कुछ कंडीशंस है ये आप लोगों के सामने जिंदगी में बहुत ज़्यादा जो है आ जाती है, ये क्लिनिकल सिनेरियोज है, क्लिनिकल कंडीशंस है। एमेनूरिया, एमेनूरिया का मतलब है, मेनूरिया का मतलब ये है मेंस्ट्रुअल फ्लो, एमेनूरिया का मतलब ये एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। देखिए अगर ब्लीडिंग नहीं आती मतलब यह है कि मेंस्ट्रुअल की जो साइकिल है वो डिस्टर्ब है, हार्मोन्स नहीं है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एमेनूरिया, और एमेनूरिया के लिए मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी कंडीशन है हाइपोमेनूरिया। देखिए मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स होती है लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोमेनूरिया, डिक्रीज मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आ जाती है, फॉर एग्जांपल 1 ml है, 2 ml है, 3 ml है, तो ये बहुत कम मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है जिसको हम कहते हैं हाइपोमेनूरिया। मेनोरेजिया, एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हाई है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मेनोरेजिया, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है। ओलिगोमेनूरिया, डिक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई, फॉर एग्जांपल 3 डेज पे जो है वो या 1 से लेके 5 डेज पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल जो है ब्लीडिंग वो स्टॉप होती है, अगर ये तकरीबन 6 डेज तक या 7 डेज तक ये कंटिन्यू रहती है तो इसको हम कहते हैं पॉलीमेनूरिया। डिस्मेनूरिया, मेंस्ट्रुएशन विद पेन, अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान एक फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन फील होती है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिस्मेनूरिया। मेट्रेजिया, मेट्रेजिया क्या है? यूट्राइन ब्लीडिंग इन बिटवीन मेंस्ट्रुएशन, तो देखिए मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है 1 से लेके 28 डेज का साइकिल है, जिसमें हमें ये पता है कि 1 से लेके 5 डेज के दरमियान जो है वो यूट्राइन ब्लीडिंग्स आती है, मेंसेस आ जाती है। अगर ये मेंसेस लेट सपोज 14 डेज पे स्टार्ट हो गई, 28 डेज पे स्टार्ट हो गई, तो इसका कंडीशन को हम कहते हैं मेट्रोरेजिया। क्लिनिकल कोरिलेशन अगेंस्ट सिजेरियन सेक्शन, तो देखिए सिजेरियन सेक्शंस क्या है? सिजेरियन सेक्शंस एक प्रोसेस है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं डिलीवरी के लिए, यानी अगर डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, नॉर्मल जो है वो वेजाइनल डिलीवरी नहीं है, जिसको हम कहते हैं NVD, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, NVD का मतलब यह है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, यानी कोई सर्जरी या कोई इस तरह प्रोसेस के बगैर अगर बच्चे की पैदाइश हो जाए तो उसको हम कहते हैं NVD। सिजेरियन सेक्शंस का मतलब यह है, सिजेरियन सेक्शंस के वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल से NVD नहीं है, बच्चे की हेड की सरकमफेरेंस ज़्यादा है या बच्चे की साइज़ बहुत ज़्यादा है या यूट्रस की जो लेयर्स है या वेजाइना की जो लेयर्स है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, बच्चे की पैदाइश पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हम सिजेरियन सेक्शंस या इसको हम कहते हैं C सेक्शन, तो C सेक्शन का प्रोसेस इसके लिए किया जाता है। अब C सेक्शन प्रोसेस क्या है? तो देखिए सिजेरियन सेक्शन फॉर एग्जांपल डिलीवरी जो है वो हार्मफुल है या वो रिस्क है बच्चे के लिए, इसके मदर्स के लिए, फॉर एग्जांपल NVD पॉसिबल नहीं है, तो इस कंडीशन में डायरेक्टली कट लगाई जाती है इनटू द मदर यूट्रस, मदर की यूट्रस में डायरेक्ट जो है वो एक कट लगाई जाती है और यूट्रस से बच्चे जो है वो एब्डोमिनल लेयर्स के जरिए जो है वो निकाली जाती है, तो इसको हम कहते हैं सिजेरियन सेक्शन। इसके लिए हम C सेक्शन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है ट्यूबल लाइगेशन, ट्यूबल लाइगेशन ये फैमिली प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ओवरीज है, ओवरी से ये एक ट्यूबल है जिसको हम कहते हैं यूट्राइन ट्यूब। तो देखिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल है वो फैमिली प्लानिंग करते हैं, वो बच्चे जो है वो पैदा करना नहीं चाहते, तो इस तरह इस ट्यूब को इस तरह लाइगेट करते हैं, इसको किसी रबड़ के ज़रिए या किसी दूसरे डिवाइस के ज़रिए इसको बंद किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्यूबल लाइगेशन। और जब ये बंद किया जाए तो ज़ाहिरी बात है ओवा जो है ये नीचे नहीं आता, और जब ओवा की फॉर्मेशंस यहाँ नीचे नहीं आती तो ज़ाहिरी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होती और इस तरह बच्चे पैदा नहीं होते। दूसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं IUCD, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अब ये IUCD ये भी एक फैमिली प्लानिंग के लिए ये एक टेक्निक है, ये एक डिवाइस है जिसको यूट्रस के अंदर फीड किया जाता है। ये एक स्मॉल टाइप का डिवाइस है, अपन T शेप, ये T शेप का होता है। बर्थ कंट्रोल डिवाइस दैट इज इंसर्टेड इनटू अ वीमेन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये भी एक डिवाइस है, ये एक T शेप का डिवाइस है और इस तरह इसको यूट्रस में जो है ये फॉर एग्जांपल इसी तरह T शेप का एक डिवाइस है, इसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है और इसी तरह ये फेलोपियन ट्यूब से या यूट्राइन ट्यूब से जो है ओवा को नीचे आने नहीं देता, स्पर्म को ऊपर नहीं जाने देता और इसी तरह फैमिली प्लानिंग की जाती है। यानी ये भी एक फैमिली प्लानिंग के लिए एक डिवाइस है जिसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। फिब्रॉइड्स क्या है? फिब्रॉइड्स आर ऑफ लार्ज मासेस ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम। तो देखिए कुछ फीमेल के यूट्रस के जो मायोमेट्रियम लेयर है, इसका जो मिडल लेयर है, इसमें स्मॉल टाइप के स्मूथ मसल्स के टिश्यूज होते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं फिब्रॉइड्स। हिस्टेरेक्टमी क्या है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस, अगर एक फीमेल से यूट्रस को रिमूव किया जाए तो इसको हम कहते हैं
हिस्टेरेक्टमी, और ये यूज़ की जाती है अगर फिब्राइड हो जाए, इस तरह यूट्राइन कैंसर्स है, मुख्तलिफ़ किस्म की कंडीशन है, तो इस कंडीशन में यूट्रस को रिमूव किया जाता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं हिस्टेरेक्टमी। सल्पिंजाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स, अगर फेलोपियन ट्यूब्स की इन्फ्लेमेशन आ जाए, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन जो है वो आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सल्पिंजाइटिस। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब यह है कि अगर स्पर्म्स और एग को आउटसाइड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब अगर हम उसकी फर्टिलाइजेशन करें तो उसको हम कहते हैं IVF। ये एक असिस्टिव प्रोसेस है। कुछ फीमेल्स में प्रॉब्लम्स होती है इसके एग की ट्रांसपोर्ट की, एग की मूवमेंट्स की, तो इन फीमेल्स के लिए हम यूज़ कर लेते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें हम इस तरह कर सकते हैं कि ओवरी से हम एग्स लेते हैं और मेल की सीमन से हम स्पर्म लेते हैं और इसको हम किसी लेबॉर्ट्री में मिक्स करके इससे एम्ब्रियो बनाई जाती है और इस एम्ब्रियो को दोबारा जो है यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं। मिटलशमर्स क्या है? पेनफुल ओव्यूलेशन। अगर ओव्यूलेशन के दरमियान यानी 14 डेज पे एक फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन फील होती जाए तो इसको हम कहते हैं मिटलशमर्स।